हेलो स्टूडेंट, आज हम लाए हैं आपके लिए कुछ और एग्जांपल्स वेक्टर्स से। तो एक क्वेश्चन है, देखिए। अ ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू टू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल्स वेस्ट एंड ट्रेवल एट द सेम स्पीड। एक ट्रक है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा था और वो अचानक से टर्न कर गया और अब वो जा रहा है वेस्ट की डायरेक्शन में, पश्चिम की दिशा में। पहले वो उत्तर की दिशा में 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा था और वो टर्न हो गया वेस्ट की तरफ और अब वो 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है। तो अब ये पूछते हैं कि चेंज इन इट्स वेलोसिटी निकालना है आपको, कि उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए, हम इसमें यहाँ पर क्या है कि हमने ये डायरेक्शन बता रखी है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अच्छा, ईस्ट डायरेक्शन को अगर हम एक्स एक्सिस मान लें, ये एक्स एक्सिस मान लें, और ये नॉर्थ को अगर हम वाई एक्सिस मान लें, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगर हम यूनिट वेक्टर कहें तो आई कैप होगा, और नॉर्थ डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो जे कैप होगा। ठीक है, तो अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं, अगर साउथ की डायरेक्शन देखें तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होगा वो माइनस जे कैप होगा। इसी तरह से अगर हम वेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो जो यूनिट वेक्टर होगा वो माइनस आई कैप होगा। ठीक है, तो पहले देखें कि जो वेलोसिटी थी, मान लीजिए जब ट्रक जो है नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा था तो उसकी वेलोसिटी थी v1। तो v1 इज इक्वल टू, ये कह रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया वेलोसिटी का। डायरेक्शन कौन है? डायरेक्शन इसकी जे की डायरेक्शन है, नॉर्थ की डायरेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं 20 जे, ये इसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी कि जब वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था। अब ये ट्रक जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, तो इसकी जो वेस्ट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? सेम वेलोसिटी है, यानी कि 20 मीटर होगी। लेकिन डायरेक्शन क्या है? माइनस आई डायरेक्शन, वेस्ट की दिशा में माइनस का आई है, आई कैप। ठीक है, माइनस आई कैप। अब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी में क्या करते हैं? परिवर्तन निकालना हो तो बाद की वेलोसिटी से पहले वाली वेलोसिटी को हम घटा देते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू रखें तो 20i माइनस 20 जे हो गया, 20i माइनस 20 जे हो गया। और अगर अब इसमें पूछा जाए कि इसकी डायरेक्शन क्या है, देखिए ये तो मैग्नीट्यूड निकल आया, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो माइनस 20i माइनस 20 जे हो गया। लेकिन अगर इसमें हम बात करें कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो माइनस 20 कॉमन ले लें पहले, प्लस जे हो गया, ऐसे हो गया डेल्टा v। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात अगर हम करें कि डायरेक्शन क्या होगी, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए देखिए तरीका क्या होता है कि अगर वेक्टर जो है, कोई वेक्टर ए वेक्टर है और वो वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे होता है, तो इसका जो एंगल होता है, यानी कि इस ए वेक्टर का जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ में, वो होगा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, यानी कि जे का जो मल्टीप्लायर होता है, या जे का जो मैग्नीट्यूड होगा, वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, उसको एक्स डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा निकल आएगा। इससे थीटा निकल आएगा tan इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 20 अपॉन 20 माइनस माइनस है, ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। तो थीटा हो जाएगा 45 डिग्री डेल्टा वी का। डेल्टा वी जो वेलोसिटी है, इसका एंगल क्या होगा? एक्स एक्सिस के साथ में 45 डिग्री होगा, और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो माइनस, ये हो गया, जो इसकी वेक्टर होगा माइनस 20i माइनस 20 जे होगा। ठीक है,
तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू भी आ जाएगी इसका मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर भी है, यहाँ लिखिएगा वेलोसिटी जो है ये वेक्टर भी की बात हो रही है। ये क्वेश्चन था। एक और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है कि अगर मान लीजिए, नोट कर लीजिए, अगर एक वेक्टर ए है, ए की वैल्यू है 4i माइनस 3j एंड बी वेक्टर जो है उसकी वैल्यू हम कुछ ले लेते हैं 6i प्लस 8j। ठीक है, तो फाइंड, हमें ज्ञात करना है a प्लस बी निकालना है। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 4i माइनस 3j प्लस 6i प्लस 8j। ये वैल्यू हो जाएगी 10i प्लस 5j a प्लस बी। ठीक है, 10i प्लस 5j। ठीक है, अब अगर ये पूछा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फाइंड a प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, का मैग्नीट्यूड पूछा जाए, और डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी की डायरेक्शन क्या होगी और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर a प्लस बी के मैग्नीट्यूड को हम क्या करते हैं, अंडर रूट 10 का स्क्वायर करेंगे। देखिए ध्यान, फिर से मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि अगर a वेक्टर इज इक्वल टू axi प्लस ay है तो हम, ये वेक्टर a है। ठीक है, तो a वेक्टर यानी कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसको कि हम a बोलते हैं, a इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू निकालते हैं, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकल आता है इस वेक्टर का। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो ax है वो कितना है, 10 है, और ay कितना है, 5 है। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100 और प्लस 25। तो आंसर हो गया 125 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन देखिए कैसे निकालते हैं कि tan थीटा पहले निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जो j का मल्टीप्लायर होता है, यानी कि जो ये कंपोनेंट होता है इसका मैग्नीट्यूड जो है, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 5 है, इसको ऊपर रखेंगे और x के कंपोनेंट को नीचे रखेंगे मैग्नीट्यूड को, तो 5.1/2। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये डायरेक्शन होगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये डायरेक्शन कहाँ से होगी, ये डायरेक्शन होगी x एक्सिस से। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। टू फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स F1 है 1 न्यूटन और F2 है 2 न्यूटन। दो फोर्स हैं 1 न्यूटन और 2 न्यूटन एक्ट along x axis and y axis
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये एक्ट कर रहे हैं, यानी कि F1 जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, काम कर रहा है, और F2 जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग काम कर रहा है रिस्पेक्टिवली। दो बल हैं F1 और F2, 1 न्यूटन का 2 न्यूटन का, एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के दिशा में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। तो इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है, फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालना है, सोचिए क्या होगा, कैसे इसमें निकालेंगे रिजल्टेंट। F1 फोर्स है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस मीन्स मतलब क्या है कि एक्स अक्ष के दिशा में कर रहा है। तो देखिए ऐसे बना लीजिए, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। इस दिशा में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, इस दिशा में यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की दिशा में अगर कोई बल काम कर रहा है, ऐसे बल लगा हुआ है, एक्स एक्सिस की दिशा में बल हो गया, ये मान लीजिए F1 फोर्स है। तो इसके लिए क्या होगा कि जे जो है अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा है, इसका मतलब है कि ये फोर्स जो है वो बल्कि यहाँ ना होकर के यहाँ पर कहीं काम कर रहा है, ये फोर्स F1 इस दिशा में लगा हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर y 0 होगा, y जो है वो ठीक है, ये इसको ऐसे कह सकते हो, देखिए इसको दूसरी तरीके से समझिए, x बराबर 0, सॉरी यहाँ पर जो है इसको ऐसे लिखिए, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं सवाल में, इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको कि x इक्वल टू 0 एक्सिस और y इक्वल टू 0 एक्सिस, ये कर दो आप क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो अगर x इक्वल टू 0 एक्सिस की बात करते हैं तो x इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, ये x है और ये y है। जब x 0 हो तो x 0 का मतलब हुआ कि ये वाला, ये डायरेक्शन है ना, वेक्टर फोर्स जो है, अब ये F1 फोर्स इस दिशा में काम करेगा, F1 इधर, ये इस फोर्स के लिए क्या होगा, x0 रहेगा हमेशा, केवल y की डायरेक्शन में जा रहा है, x0 है यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरीके से जो F2 की बात कर रहे हैं, y इक्वल टू 0, इसका मतलब है ये फोर्स इस दिशा में काम कर रहा है, ये जो F2 फोर्स है वो इस दिशा में काम कर रहा है। अब देखें x की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है i कैप, और y एक्सिस की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है j कैप, ठीक है। अब इसको देखिए, अगर कहते हैं x बराबर 0 डायरेक्शन, यानी x बराबर 0 का मतलब क्या हुआ कि जो F1 फोर्स है इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1 न्यूटन, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या है, j डायरेक्शन है, तो 1 न्यूटन किस दिशा में है, j डायरेक्शन में। तो F फोर्स की अगर बात करें, वेक्टर की बात करें, ये F1 क्या है, मैग्नीट्यूड है और j डायरेक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, j हो जाएगी, 1j या j का कुछ। इसी तरीके से y इक्वल टू 0 डायरेक्शन जो है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कि जो F2 वेक्टर है, यानी F2 फोर्स कहाँ लगा हुआ है, y इक्वल टू 0 एक्सिस के अलॉन्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 एक्सिस का मतलब हो गया ये वाली दिशा में, तो F2 है x की दिशा में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2, क्योंकि 2 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है, और इसको I से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स कह लो चाहे रिजल्टेंट फोर्स कह लो, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट जो है वो हो जाएगा F1 प्लस F2। जब भी रिजल्टेंट की बात करेंगे तो हम दो वेक्टर्स को जोड़ रहे होंगे,
तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2i प्लस जे हो जाएगा, चाहे j प्लस 2i लिखो, आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब देखिए, नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें। एक बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है इसको समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक हम 3 डायमेंशन की कल्पना करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड मान लेते हैं। ठीक है, जेड मान लेते हैं, इसको ओ मान लें और इसको पॉइंट पी मान लेते हैं। ठीक है, पी पॉइंट है, ये कहीं पर देखिए, ऐसे हमने कहा था कि जैसे ये है, ये आप इसको चाहे एक्स एक्सिस मान लो, चाहे वाई एक्सिस, जो भी मानना चाहो आप मान लो। हमने यहाँ पर चलो ऐसे मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है कि हम इसको एक्स माने और इसको वाई माने और इसको जेड माने, जब भी 3 डायमेंशन मानेंगे। और अगर 2 डायमेंशन मानेंगे तो इसको एक्स मानेंगे, इसको वाई मानेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर इस कॉर्नर को हमने कहा था कि ये जो हमारे ये जो होल्डर है, इसकी डायरेक्शन जो है वो एक्स डायरेक्शन है, बाहर की तरफ, ये वाई है और ये जेड डायरेक्शन है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो क्या होगा, इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए पहले आप एक्स एक्सिस पे चलोगे, एक्स एक्सिस पे चलोगे। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस पे आप चले, यानी इसको हम ओपी की बात कर रहे हैं कि ओपी को मिलाएं तो क्या होगा, ओपी वेक्टर क्या होगा। तो ओपी वेक्टर बनाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स की डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो आई की डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, यानी एक्स दिशा में। तो एक्स दिशा का जो वेक्टर है वो आई है। मान लीजिए हम एक्स मैग्नीट्यूड चले यहाँ तक पहुँचने के लिए एक्स डायरेक्शन में, तो इसको हम एक्स आई वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वाई डायरेक्शन में चले, मान लीजिए वाई डायरेक्शन में हमने वाई हुई चले हैं, तो इसको वाई मैग्नीट्यूड चले तो वाई जे कह सकते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में। और फिर उसके बाद हम ऊपर जाएंगे जेड डायरेक्शन में, तो इसको हम कह सकते हैं कि जेड के। तो अगर ओपी वेक्टर कहा जाए तो ओपी वेक्टर क्या होगा, ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी पॉइंट की जो है, हम किसी ओरिजिन से, जब हम एक ओरिजिन से और किसी पॉइंट की, ठीक है, किसी पॉइंट के बीच में एक वेक्टर निकालते हैं या उसकी डिस्टेंस निकालते हैं, उसको फिर हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर बन जाता है। क्या किया, ओ से और पी को मिलाया, और ओपी वेक्टर जो बनेगा इसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ये तो हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, ये स्थिर सदिश जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब ये पॉइंट देखो, समझिए, ये पॉइंट यहाँ पर था, अभी ये पॉइंट यहाँ पर था, और एक पॉइंट चल करके कहीं पर पहले P1 पॉइंट पे पहुंचा। ठीक है, P1 पॉइंट पे पहुंचा, तो अभी देखिए यहाँ पर जब पहुंचा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, वो x, y और z कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यानी x की दिशा में अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो x की दिशा में x चले हैं और y की दिशा में y चले हैं, z की दिशा में z चले हैं। अब मान लो ये पॉइंट क्या है कि ये जो है पॉइंट P1 से एक पॉइंट यहाँ पर कोई P1 मान लीजिए और एक P2 मान लीजिए। ठीक है, तो ये पॉइंट पहले P1 पे पहुंचा, चलते चलते P1 पे पहुंचा, P1 से P2 चला गया। ठीक है, मान लीजिए P1 पे जब चला है पॉइंट, तो इस पर अगर हम इसके जो है कोऑर्डिनेट्स निकालें तो वो x1, y1 और z1 है, x1, y1 और z1 है। और इसी तरह से P2 पे निकालें तो x2, y2 और z2 इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये जो P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक, मान लीजिए इस पॉइंट पे P1 था और P1 से P2 तक चला, तो P1 से और P2 तक जाने में
P1 से P2 तक एक वेक्टर बनाएं, यानी कि ये वाला वेक्टर जो बनाएंगे, ये वेक्टर आपका क्या कहलाएगा, ये वेक्टर कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर है, इसको हमने r मान लिया, ठीक है, इसको r मान लिया, इसकी वैल्यू को OP को चाहे r मान लें, ठीक है। अब इसी तरीके से OP1 को अगर हम r1 मान लें, OP1 को r1 मान लें और OP2 को r2 मान लें, तो ये जो r1 से और r2 की तरफ जो ये चला है पॉइंट, जो पार्टिकल है जो चला है, तो ये जो पार्टिकल मूव किया है P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक का, ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है यही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं कि इसको हम लोग वैसे r से जो है इसको डिनोट करते हैं। यहाँ देखो हमने r से लिखा है, चाहे इसको r प्राइम कह लो, है ना, ये यहाँ पर कोई r प्राइम ले लो, तो ये जो P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1 कह लो, P2 माइनस P1 या P2 P1 कह लो, P2 P1 कह लो, P1 P2, P1 से P2 गया, P1 से P2, P1 P2 वेक्टर जो बनेगा ये वेक्टर कहलाएगा आपका वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट बात समझ आई? देखो पहले P1 पॉइंट पे था पार्टिकल और पार्टिकल मूव करके P2 पॉइंट तक पहुंचा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ वो P1 से P2 हुआ है, तो वेक्टर फॉर्म में यानी कि जो डायरेक्शन के साथ में अगर जो डिस्प्लेसमेंट की जो बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा, या P1 P2 कह लो इसका, चाहे इसको हम एक नाम दे देते हैं R वेक्टर, ठीक है। तो ये R वेक्टर क्या होगा, ये R वेक्टर जो है ये हो जाएगा x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k वेक्टर, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है, ठीक है। अगर आपको दो वेक्टर्स दिए जाएं और पूछा जाए उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल दीजिए, ठीक है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। कहते हैं एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल moves 5 meter in plus x डायरेक्शन। एक पार्टिकल है और x की डायरेक्शन में 5 मीटर मूव करता है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ठीक है ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये बताना है। एक पार्टिकल है जो कि 5 मीटर प्लस x डायरेक्शन में मूव करता है, 5 मीटर 5 मीटर x डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हमें बताना है। तो आप जानते हैं देखिए x डायरेक्शन प्लस x डायरेक्शन जो होती है उसके लिए हम यूनिट वेक्टर i लेते हैं, i कैप लेते हैं, ठीक है, और y डायरेक्शन के लिए हम j कैप लेते हैं, ठीक। अगर ये x की डायरेक्शन में मूव किया है 5 मीटर, तो जाहिर सी बात यहाँ पर और कोई कोऑर्डिनेट दिए नहीं गए, इसका मतलब इसको हम ओरिजिन पे मानेंगे, जिस पोजीशन पर पहले था वहीं पर हम एक्सेस वहीं पर अपने कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट कर देंगे। यानी कि अब वो जरूरी नहीं कि पार्टिकल यही रहा होगा, कहीं भी हो सकता था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, कोई और इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे x जो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ये कार्टेशियन सिस्टम है, उस सिस्टम को ही हम वहीं शिफ्ट कर देंगे जो उसका इनिशियल पॉइंट था। तो हमने क्या किया, मान लीजिए इनिशियली जो पार्टिकल था वो O पोजीशन पर था और वो चल करके यहाँ पर P पोजीशन पे पहुंच गया, OP पे पहुंच गया। तो जो OP आपको मिला है, OP डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इनिशियली क्या था, इनिशियली जो है अगर देखा जाए
तो इनिशियली वो जो है वो है कहाँ पर 0 0 0 पर है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखो x की डायरेक्शन में 5 मीटर चला है, तो 5 इसका जो है वो मैग्नीट्यूड हो गया, x2 हो गया 5, x2 हो गया 5 और -0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन जो x1 थी वो क्या 0 है और i कैप हो गई, प्लस j डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट ना पहले था ना अभी है, तो 0 -0, क्योंकि y2 भी 0 है और y1 भी 0 है, इसके लिए j हो गया, प्लस k डायरेक्शन में, यानी कि 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो k डायरेक्शन में भी पोजीशन पहले 0 थी और अभी भी 0 है, क्योंकि मूवमेंट उसका सिर्फ x डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। जैसे ये समझो कि पार्टिकल पहले यहाँ पर था, ओरिजिन पे यहाँ पर था और चलते चलते 5 मीटर यहाँ चला, तो देखो y डायरेक्शन में तो चला नहीं और ना z डायरेक्शन में चला है, ना y डायरेक्शन में चला है ना z डायरेक्शन में चला है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी आपका 0 हुआ। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, OP जो आपका जो पोजीशन वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसकी वैल्यू आ जाएगी r = 5i, ये इसका जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था, नोट कर लें। इसको थोड़ा सा और समझेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल से। कि एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन दी है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं, आइडिया दे देते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या क्या होते हैं। एक तो देखिए आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको x y z के रूप में आप व्यक्त करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। दूसरा होता है मेन तो आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जिसमें आपको सारी की सारी स्टडी करनी है। फिर एक आता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और फिर एक आता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। एक्स वाई जेड में जो लिखते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपका है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज, मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन जो है वो दिया हुआ 3 2 5, ठीक है, 3, 2, 5। अब इसका कहते हैं कि पोजीशन वेक्टर निकालिए, पोजीशन वेक्टर। अब ये पार्टिकल मान लीजिए, ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल P जो है इसका कोऑर्डिनेट है 3, 2, 5, ठीक। तो 3, 2, 5 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर के लिए सिंपली क्या हो जाएगा, OP क्या हो जाएगा, OP वेक्टर = 3i + 2j + 5k। x की दिशा में 3 यूनिट चले, y की दिशा में 2 यूनिट चले और z की दिशा में 5 यूनिट चले, तो 3i + 2j + 5k जो है ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि यदि हम ये कहते हैं कि इफ x y z जो है वो पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं, ये पार्टिकल के जो पोजीशन होती है अगर x y z होती है तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता है, पोजीशन वेक्टर OP जो है वो हो जाता है xi + y j + z k, ठीक है। ये चीज है आपको ध्यान रखनी है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं।
if the particle moves from P 235 to Q, Q की वैल्यू है 345, ठीक है। एक पार्टिकल है जो कि P पॉइंट से Q पॉइंट तक मूव करता है, ठीक है। तो फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या करना है, ठीक है। पोजीशन जो है, पहले पोजीशन इसकी ये थी, बाद में उसकी पोजीशन चेंज हो गई पार्टिकल तो यहाँ पहुंच गए, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए। पहले पार्टिकल यहाँ पर था P1 P पॉइंट पर, और P पर कोऑर्डिनेट थे 2 3 5, और उसके बाद पहुंच गया 3 4 5 पे, यहाँ पहुंच गया Q पॉइंट पर 3 4 5 पे, ठीक है। तो ये R1 है, ये R2 है। अब ये जो वेक्टर है ये R वेक्टर आपको निकालना है। वेक्टर R1 R2 ये था, और अब आपको निकालना है R वेक्टर, ठीक है, P से Q। तो इसका देखिए पोजीशन वेक्टर PQ क्या हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। PQ में क्या करते हैं, x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ठीक है। तो देखिए x2 कितना है, 3 है, 3 माइनस 2 3 माइनस 2 I प्लस 4 माइनस 3 j प्लस 5 माइनस 4 सॉरी 5 माइनस 5 5 माइनस 5 है, दोनों ही 5 है, तो 5 माइनस 5 k। तो ये वैल्यू आ जाएगी I प्लस j, और देखिए 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, तो 0 के इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जो PQ है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसकी वैल्यू आएगी I प्लस j के बराबर, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखो एक पार्टिकल था, फिर से समझ लीजिए, एक पार्टिकल था जिसका पोजीशन जो है वो था P 235 पे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पार्टिकल मूव कर गया, मूव करके Q तक पहुंच गया। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 5 3 4 5 हो गया। अब इसका कहते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालना है, P से Q तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हमारे पास क्या नियम है कि जो फाइनल पोजीशन होती है उसमें से जो इनिशियल पोजीशन होती है उसको घटा देते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास ये OP है, OP माइनस OQ कर देते हैं, और उससे हमें वैल्यू मिल जाती है। नोट कर लीजिए। हटा दें। एक वेक्टर है, इफ A इज इक्वल टू थ्री आई प्लस 4j, और B इज इक्वल टू, एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं, 7i प्लस 24j, 7i प्लस 24j। तो अब कहते हैं द वेक्टर, फाइंड द वेक्टर having the same magnitude magnitude as B
एंड पैरेलल to A. Find the vector having the same magnitude B and parallel to A. एक वेक्टर आपको निकालना है। देखो A वेक्टर है और B वेक्टर है, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। अब कहते हैं ऐसा वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड B वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और डायरेक्शन A वेक्टर के पैरेलल हो। ठीक है, तो A वेक्टर के पैरेलल वेक्टर, मान लीजिए A वेक्टर आपका ये है, कोई वेक्टर ये A वेक्टर है, ठीक है, ऐसे A वेक्टर है। तो A वेक्टर जो है इसके पैरेलल वेक्टर अगर है, कोई पैरेलल वेक्टर अगर ये वेक्टर है तो इसकी भी डायरेक्शन वही होगी जो इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, जो डायरेक्शन इसकी होगी वही डायरेक्शन इसकी होगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो मैग्नीट्यूड तो यहाँ से मिलेगा आपको B वेक्टर से, B वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। मान लो वो वेक्टर C है, फॉर एग्जाम्पल मान लो C वेक्टर है, तो C वेक्टर अगर आपको निकालना है तो आपको C वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड निकालना होगा और C वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी होगी। ठीक है, मान लो जो थर्ड वेक्टर जिसे हमें निकालना फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड C है, C मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन C कैप है। तो देखो मैग्नीट्यूड कौन देगा, मैग्नीट्यूड तो B देगा, यानी B वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो हम ये कहें कि मैग्नीट्यूड ऑफ C जो है वो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B है। ये ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड ऑफ B की बात करें तो ये हो जाएगा √7² प्लस 24² 7² प्लस 24²। देखिए कितना हो जाएगा 49 और 24 का क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा 596। कितना होता है ये मिलकर बन जाएगा आपका 6 9 15 25 576 576। ठीक है 576 हो गया है ना। तो 9 6 15 और 7 11 के बाद 625 और इसका अंडर रूट करेंगे तो 25 आ गया। तो ये जो वेक्टर है ये A वेक्टर है और ये C वेक्टर है, ये C वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 25 है, मैग्नीट्यूड तो पता चलेगा 25 है क्योंकि B वेक्टर के बराबर था मैग्नीट्यूड। B वेक्टर किधर था उससे मतलब नहीं है, जो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड था वही C वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो C वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए 25। अब डायरेक्शन निकालनी है आपको 3i प्लस 4j की डायरेक्शन निकालनी है। तो 3i प्लस 4j की डायरेक्शन अगर देखें तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर यानी कि निकालना होगा हमें, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो A वेक्टर है, A वेक्टर है 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j। और कोई A वेक्टर अगर होता है तो A वेक्टर का मतलब होता है कि A मॉड और A कैप मल्टीप्लाइड बाय A कैप। तो अगर हम A कैप अगर हमें निकालना है तो हमें क्या आना चाहिए, A वेक्टर को हम A मॉड से डिवाइड कर देंगे, A मॉड से डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हमें क्या निकालना है, A वेक्टर दिया हुआ है, हमें निकालना है A कैप। A कैप क्या हो जाएगा, A कैप इज इक्वल टू हो जाएगा A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो ये वैल्यू देखिए क्या है 3i प्लस 4j अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 1/5 इंटू 3i प्लस 4j। तो ये तो A कैप आया। अच्छा देखो C कैप क्या है, C कैप जो है वो A कैप के बराबर है क्योंकि जो दिशा A की होगी वही दिशा C की होगी, जो डायरेक्शन A की होगी वही डायरेक्शन C के, क्योंकि पैरेलल है दोनों। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो है 1/5 3i प्लस 4j। अब देखो वेक्टर C क्या होगा, वेक्टर C इज इक्वल टू C मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ C और डायरेक्शन ऑफ C मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन ऑफ C।
तो इससे अगर हम देखें तो क्या है कि जो ये निकाला था वो 25 निकाला था, तो 25 था वैल्यू, और ये है 1/5 3i प्लस 4j, 5 बचे 25, 5 के 15, i प्लस 20 j, ये सी वेक्टर हो गया। सी वेक्टर इज इक्वल टू 15i प्लस 20j। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं वेक्टर्स को। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और इसके बाद हम जो है और भी क्वेश्चंस लेकर के अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग लगाते रहिए, और जो क्वेश्चंस आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक में हो वो भी आप रिवाइज करते रहिए, साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को भी लगाइए, रिवाइज करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।